लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने जा रहे हैं। द टॉपिक इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। किस तरह से रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड है उसका तरीका देखिएगा। अगर स्टूडेंट्स हम लोग रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में देखें तो लास्ट वीडियो में हमने ये फॉर्मूला सीखा था और ये फॉर्मूला था रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर tau. This is the formula for the resistivity depend upon number density and relaxation time. Right? अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करना है। अगर हम टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करेंगे तो हमेशा याद रखिए फॉर द मेटल द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्टली independent of temperature. For the metal, number density of free electrons is independent of temperature. इसका मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगी, थर्मल स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगी और साथ साथ मेटल के जो आयंस हैं उनमें वाइब्रेशंस इंक्रीज करेगा। राइट? इसके कारण होगा क्या, जब थर्मल स्पीड फ्री इलेक्ट्रॉन्स की और वाइब्रेशंस मेटल के आयंस का इंक्रीज करेगा तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मोर फ्रीक्वेंटली एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स जितना जल्दी कोलाइड करेगा, जितना फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेगा, क्या चीज डिक्रीज करेगी? द डिक्रीज वैल्यू विल बी रिलैक्सेशन टाइम और कोलिजन टाइम। तो अगेन ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, मेटल के केस में जो हमारा रेजिस्टिविटी नंबर डेंसिटी है, मेटल के केस में नंबर डेंसिटी टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होता है। नंबर डेंसिटी ऑलवेज इंडिपेंडेंट विद टेम्परेचर। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल स्पीड इंक्रीज करेगी, साथ साथ मेटल्स में जो आयन है उनके वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज करेंगे, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन जो है वो मोर फ्रिक्वेंटली, बहुत ज़्यादा जल्दी कोलिजन होगा। और इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन अगर जल्दी जल्दी हो रहा है तो कौन सा फैक्टर डिक्रीज करेगा? दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी बच्चों तो क्या चीज बढ़ जाएगी? रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल और मटेरियल इंक्रीज। तो मेटल का रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा जब हमारा रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो हमेशा याद रखिए बच्चों, whenever the temperature rise, the resistivity of the material increases। और हमें पता है रेजिस्टिविटी अगर इंक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज। कंडक्टिविटी हमेशा क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो पूरे कॉन्सेप्ट को अगर एक लाइन में सीखे तो पहली बात, नंबर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ free electrons is independent of temperature. राइट? तो नंबर डेंसिटी हमेशा टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल स्पीड बढ़ेगी, मेटल्स के अंदर आयन का वाइब्रेशन बढ़ेगा। इससे क्या होगा? अगर हम मान लीजिए टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और जब भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करेगा बच्चों तो इलेक्ट्रॉन्स और फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन्स और आयन से कोलाइड करेंगे, जिसके कारण कोलिजन टाइम या रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा। अगर बच्चों हमारा रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज कौन सा फैक्टर कर जाएगा? रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल इंक्रीज। मेटल का रेजिस्टिविटी बढ़ेगा और हमें पता है कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल टू द रेजिस्टिविटी। तो अगर रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है बच्चों तो उस मेटल की कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये सिंपल सा देखिए वन लाइन कंसेप्ट है कि नंबर डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी या थर्मल स्पीड इंक्रीज करेगी, जिसके कारण
कोलिजन जो है वो और फ्रीक्वेंटली होगा, जिसके कारण रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर टाउ की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, और रेजिस्टिविटी अगर इंक्रीज करेगा तो उस मेटल का कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज करेगा। ओके, अब हमें यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टिविटी हमें समझ में आ गया कि अगर भैया हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी उस मटेरियल का, उस मेटल का इंक्रीज करेगा। अब अगर हम देखें तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप क्या है? द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल इज लीनियरली इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल linearly increase with rise in temperature। और इसका रिलेशनशिप अगर हम बात करेंगे सो रिलेशनशिप इज रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। ये रिलेशनशिप हम लोग यूज करेंगे। रो इज इक्वल टू रो नॉट ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। अब टर्मिनोलॉजीज क्या उसको समझिए। एल्फा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, अभी मैं लिख दूंगा कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एल्फा। रो इज द रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। रो नॉट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट टेम्परेचर 0 और टी नॉट। ओके, तो यहां पे अगर टर्मिनोलॉजीज की बात करें बच्चों तो मैं यहां पे टर्मिनोलॉजीज सारी लिख दे रहा हूं। रो इज resistivity of metal at temperature T. Rho naught resistivity of metal at temperature T naught. Alpha coefficient of resistivity. अल्फा क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टी माइनस टी नॉट राइज इन टेम्परेचर। टी माइनस टी नॉट को आप क्या कहोगे बच्चों? राइज इन टेम्परेचर। तो बड़ा इजी सा कंसेप्ट था जो हमें क्लियर हुआ। अब अगर इसी फॉर्मूले से अल्फा का फॉर्मूला बनाएं, अल्फा के लिए फॉर्मूला बनाते हैं बच्चों, तो हमारा फॉर्मूला क्या हमको मिला है? रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। ओके, यहां से अगर हम लिखते हैं रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट एल्फा टी माइनस टी नॉट। ओके, अब देखिए अगर हम एल्फा का फॉर्मूला लिखेंगे तो आ गया रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट टी माइनस टी नॉट। राइट, अब अगर अल्फा की डेफिनेशन इस फॉर्मूले से आप बनाओ तो क्या लिखोगे? द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मे बी डिफाइंड एज राइज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगेन सुनिए, resistivity, coefficient of resistivity is defined as change in resistivity per unit resistivity per degree rise in temperature। ओके, तो अगर इस डेफिनेशन को हम लोग लिखें तो हम क्या लिखेंगे उसको देखते हैं। coefficient of resistivity is defined as change in resistivity per unit resistivity per degree rise in temperature।
coefficient of resistivity is defined as change in resistivity per unit resistivity per degree rise in temperature. ओके, तो ये हमारे पास आया कि रेजिस्टिविटी को, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे इंक्रीज कर रही है। और हमें ये पता है कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस बिहाफ पर जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, उस बिहाफ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं। वी नो दैट रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस आर directly proportional to each other. So resistance का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे R is equal to R naught 1 plus alpha T minus T naught। सेम वे जो हमने रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट लिया, उसी कंसेप्ट पे हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना लिया कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर रेजिस्टेंस R को निकालना, मैं यहाँ पे RT लिख दे रहा हूँ, राइट। रेजिस्टेंस RT को फाइंड आउट करना होगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, जहां पर RT क्या है स्टूडेंट, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, R naught resistance at 0 degree. Okay, and alpha we all know that alpha is coefficient of resistivity. ओके, तो ये हमारा इजी सा कंसेप्ट था जहां पे हमने रेजिस्टिविटी का लीनियर रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ और रेजिस्टेंस का लीनियर रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ सीखा। प्लीज नोट डाउन। अभी हम लोगों ने देखा टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टिविटी में कि अगर हमारा मेटल है तो मेटल के केस में नंबर डेंसिटी जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। और रिलैक्सेशन टाइम अगर इंक्रीज कर रहा है तो आपका डिक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर बच्चों हम लोग इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस की बात करें तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में रिलैक्सेशन टाइम डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। याद रखिएगा, रिलैक्सेशन टाइम डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर बट द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नंबर डेंसिटी जो होगा वो चेंज करेगा टेम्परेचर के साथ साथ, और ये चेंज करता है बच्चों एक्सपोनेंशियली। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर चेंजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। साथ साथ बच्चों कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर इंक्रीज और डिक्रीज विद चेंज इन टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली, राइट। और इसको अगर हम लोग फॉर्मुलाइज करके देखते हैं तो नंबर डेंसिटी एट द टेम्परेचर T, ये हम लोग को गिवन होता है N नॉट e टू द पावर माइनस Eg अपॉन KB इंटू T। तो एक्सपोनेंशियली नंबर डेंसिटी का जो रिलेशनशिप है फॉर द टेम्परेचर इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, वो रिलेशनशिप आपको इस तरह से दिया जाता है NT, N means number density of free electron at temperature T is equal to number density of electron at temperature T naught or 0 degree e to the power minus Eg. Eg is what? Gap energy between the valence band and conduction band of the semiconductor and insulator. Kb is Boltzmann constant and T is the temperature, right? तो exponentially हमारा number density change होता है with rise in temperature, और conductivity जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करता है विद चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर हम लोग बच्चों ये बात करें तो हमें पता है कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी। रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रो इक्वल टू 1 अपॉन रो नॉट e टू द पावर माइनस Eg अपॉन KBT। ओके, क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि रो इज इक्वल टू 1 अपॉन नंबर डेंसिटी। तो अगर हम इसको चेंज करें तो हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू रो नॉट e टू द पावर Eg अपॉन KBT।
So this is the relationship of resistivity and temperature for the case of semiconductor and insulator. और अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो आप कह सकते हैं resistivity of the material increase with decrease in temperature. Resistivity of the material increase with decrease in temperature. और अगर आप बच्चों T की वैल्यू रियल टू 0 रखो तो इस समय रेजिस्टिविटी मटेरियल का सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का इनफाइनाइट होगा। अगर आप T की वैल्यू 0 रखोगे तो इस समय आपकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, राइट। तो यहां पर Eg क्या है, Eg इज अ गैप एनर्जी बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। राइट, केबी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट। रूम टेम्परेचर पर केबी और टी का जो वैल्यू होता है बच्चों ध्यान रखिएगा, एट रूम टेम्परेचर केबी इंटू टी, केबी टी इसका वैल्यू लगभग होता है 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज एनर्जी, क्योंकि अगर ये एनर्जी है तो ये पूरा टर्म भी एनर्जी होगा। तो एनर्जी का यूनिट रहता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो केबीटी का रूम टेम्परेचर पर वैल्यू होता है लगभग 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा मटेरियल इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है, वो डिसाइड करते हैं गैप एनर्जी से। अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, इनफाइनाइट मतलब हाईली नॉट हाई, वेरी हाई नॉट वेरी हाई, कुछ कंडीशन पर अगर Eg की वैल्यू 1 से कम है, अगर Eg यानी गैप एनर्जी की वैल्यू 1 से कम है तो उस समय रेजिस्टिविटी जो है ज्यादा हाई नहीं होगी और हमारा मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर रेजिस्टिविटी गैप एनर्जी की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उस समय हमारी रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई होती है और हमारा मटेरियल होता है इंसुलेटर, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टिविटी जितना ज्यादा होगी कंडक्टिविटी उतनी ही कम हो जाएगी, करंट फ्लोइंग कैपेसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो बच्चों ध्यान रखिए, अगर Eg की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो इस समय रेजिस्टिविटी इज नॉट टू हाई एंड मटेरियल इज सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर बच्चों Eg की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई and material is insulator. राइट, तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट है कि रेजिस्टिविटी और फॉर द केस ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर द केस ऑफ सेमीकंडक्टर इंसुलेटर। अब ध्यान रखिए बच्चों, रेजिस्टिविटी फॉर द कार्बन एंड सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव विद राइज इन टेम्परेचर। इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से आप बनाओगे बच्चों, द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी। जो ग्राफ आपका बनता है वो ग्राफ लाइक दिस, इस तरह से ग्राफ बनेगा। इसका मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रही है। आप देख रहे हैं कि 0 पर रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती जा रही है, और जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बच्चों डिक्रीज करेगी टेम्परेचर बढ़ने पर आपका जो मटेरियल है उसमें कंडक्टिविटी साथ साथ इंक्रीज करना शुरू करेगी। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर फॉर द केस ऑफ सेमीकंडक्टर और कार्बन, तो आप इस नेगेटिव ग्राफ को दिखा सकते हो जिसमें आप दिखा रहे हो कि रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। तो ये हमारा कंसेप्ट रहा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर द मेटल, फॉर द इंसुलेटर एज वेल एज फॉर द सेमीकंडक्टर। ओके, नाउ स्टूडेंट फॉर द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। In the case of electrolyte solutions, when the temperature increase, resistivity of the material or solution decreases and conductivity increase. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इंटर आयनिक अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट इंक्रीज करता है, जिसके कारण जो हमारे आयंस होते हैं वो मोर फ्रीली मूव करना स्टार्ट करते हैं और वो कंडक्टिविटी को बढ़ाना शुरू कर देते हैं।
जैसे जैसे कंडक्टिविटी बढ़ेगी बच्चों हमें पता है कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो हमेशा याद रखिए, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन द रेजिस्टिविटी इज डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, मींस रेजिस्टिविटी डिक्रीज when temperature rise and conductivity increase for the electrolyte solution। तो ये हमारा कंप्लीट कंसेप्ट है फॉर द केस ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मेटल, insulator and semiconductor as well as electrolyte। Now students, the next topic is use of alloy like Constantan or Magnin for making a standard resistance। Why? क्यों हम लोग यही दो एलॉय यूज करते हैं रेजिस्टेंस को बनाने के लिए? द इम्पॉर्टेंट रीजंस आर द रेजिस्टिविटी ऑफ दीज टू एलॉयज आर वेरी हाई। इन दो एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, पहला रीज़न। दूसरा, वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसके कारण जो रेजिस्टेंस एक बार आप बना दोगे वो रेजिस्टेंस चाहे आप टेम्परेचर जितना भी चेंज करो रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। थर्ड बात, it has a least affected with atmospheric conditions like air and moistures। And fourth, their contact potential with copper is very small। right? तो ये चार conditions हैं, चार reasons हैं जिसके कारण ही हम ये दो alloy यूज करते हैं फॉर मेकिंग अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द कंपटीशन एग्जामिनेशन। आपसे पूछा जा सकता है कौन से अलॉय आप यूज कर सकते हो फॉर द मेकिंग ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस और क्यों यूज करते हो, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। मींस if we have a combination of resistance and we connect these resistance in two types, either we connect that combination in series or we connect that combination in parallel। So whenever we connect the resistance in either series or parallel, what is the value of equivalent resistance for that combination? Here we have to find out। okay, so now हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हमारा ढेर सारे रेजिस्टेंस हमारे पास है बच्चों और हमने उनको सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है तो हम किस तरह से उनके इक्विवेलेंट यानी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू को सीरीज और पैरेलल में फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले टॉपिक लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, मान लीजिए मैं कहता हूं कि वी हैव अ थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, राइट? सीरीज में कनेक्ट, जैसा कि कैपेसिटेंस में मैंने आपको सिखाया था सीरीज और पैरेलल। सिमिलरली सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? दैट इज अ कैस्केडिंग प्रोसेस। कैस्केडिंग मींस the output of first resistance is connected with the input of second resistance। तो हमने देखिए यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ रखा है और इस पूरे कॉम्बिनेशन को सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है with the EMF of V। पूरे कॉम्बिनेशन को हमने V सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब बच्चों सीरीज कनेक्शन का नोट पॉइंट मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं। In the case of series connection, the current is same in each and every component। In series connection, current will be same at each and every component, as well as second point, potential is divided or different in each component। Means अगर हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट पूरे सर्किट में सेम रहेगी। तो अगर मान लीजिए ये सप्लाई से करंट I फ्लो कर रहा है तो यहां से भी करंट I ही फ्लो करेगा और वापस करंट कितना आएगा? I आएगा, राइट? करंट सब में सेम रहेगी, लेकिन हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हर कंपोनेंट पर अलग अलग होगा इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। सो वी अज्यूम हियर द पोटेंशियल डिफरेंस इज V1, हियर पोटेंशियल डिफरेंस इज V2 एंड हियर पोटेंशियल डिफरेंस इज V3। तो तीन रेजिस्टेंस है तो हमारे तीन पोटेंशियल हमने अज्यूम कर लिया V1, V2 एंड V3 एट रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 एंड रेजिस्टेंस R3। नाउ अगर इस पूरे सर्किट को बच्चों देखो तो हम कहेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3।
Okay, V is equal to V1 plus V2 plus V3. Now we all know that by the Ohm's law V is equal to IR. Ohm's law के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, और हमें पता है कि करंट तो पूरे सर्किट में सेम है। सो V1 की वैल्यू बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे, IR1। V2 की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, IR2, और V3 की वैल्यू IR3। राइट। अब अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि इस पूरे कॉम्बिनेशन, तीनों रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा करके अगर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट लिखें तो इस पर भी कितनी करंट फ्लो करेगी, I करंट ही फ्लो करेगी। राइट। तो अगर हम इस पूरे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को R इक्विवेलेंट लिख रहे हैं तो हम V की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, IR इक्विवेलेंट। ओके, अब देखिए I कैंसिल आउट। अब हमारा R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, R1 plus R2 plus R3. So here we get the series combination equivalent resistance for series combination. अगर यही रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो आप यहाँ पर वैल्यूज को इंक्रीज करते जाओगे, R1 plus R2 plus R3 plus R4 R5 and so on, right? So this is the series combination for the equivalent resistance for the series combination. Okay, now students, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम लोगों ने अपने वही तीन रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया लाइक दिस, R1, R2 एंड R3। अब यहां पे देखिए आपने तीन रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है और इस पूरे कॉम्बिनेशन को सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं V। राइट। तो ये हमारा देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन तैयार हो गया, तीन रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन के पॉइंट को अगर ध्यान दें तो पहला पॉइंट, इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज सेम एट ईच कंपोनेंट। इसका मतलब अगर यहाँ पर सप्लाई आपने V लगाया है तो रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 तीनों पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा जो कि हमारी सप्लाई के बराबर होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हर कंपोनेंट पे सेम रहेगा। दूसरी बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सप्लाई करंट I फ्लो करा रहा है तो इस नोड पॉइंट पे आके करंट डिवाइड हो जाएगा, हर कंपोनेंट पर अलग अलग करंट फ्लो करेगा। मान लेते हैं करंट फ्लो करता है I1, I2 एंड I3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है हर कंपोनेंट पर और करंट डिफरेंट हो जाएगा। अब अगर इस पूरे सर्किट को आप देखिए तो यू कैन से I is equal to I1 plus I2 plus I3, राइट। अब अगर रेजिस्टेंस R1 पर I1 की वैल्यू आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, V upon R1 by Ohm's law। रेजिस्टेंस R2 पर I2 की वैल्यू क्या लिखोगे आप, V upon R2। सिमिलरली रेजिस्टेंस R3 पर V upon R3, राइट। और अगर हम लोग कहें इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है तब हमारा सर्किट क्या होगा, कॉम्बिनेशन को एक कर लिया हमने तो R इक्विवेलेंट, और ये किससे कनेक्ट है, सप्लाई से कनेक्ट है V। यहाँ से करंट कितना आ रहा है, I। तो अगर हम अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V अपॉन R इक्विवेलेंट, यानी I की वैल्यू क्या हो गई, V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब अपने इस इक्वेशन में देखिए तो V हमारा कैंसिल आउट हुआ, फॉर्मूला क्या बना, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। So this is the equivalent resistance for the case of parallel combination. Okay? तो यहाँ पे बच्चों हमने तीन रेजिस्टेंस लिए हैं। अगर कभी आपको दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए जाएं, सिर्फ दो रेजिस्टेंस ऐसे R1 और R2 और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इस कॉम्बिनेशन को लगाने से अच्छा है आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो
तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। लेकिन अगर 2 से ज्यादा है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए R इक्विवेलेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना भी सिखाऊंगा। ओके, तो बच्चों आज के अपने इस वीडियो में हम लोगों ने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टिविटी के डिफरेंट केसेस और मैग्नीन एंड कंस्टेंटिन इसका अलॉय को हम क्यों यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग ऑफ रेजिस्टेंस, इसे आज हमने सीखा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।